बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं बुजुर्ग मौज़्ज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सीमल आप गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ जी आज के दिन की मुनासबत से 7 सितंबर मुमताज़ उर्दू अफसाना निगार, ड्रामा निगार और नसर निगार लाहौर में पैदा हुए इशफाक अहमद साहब, आज उनकी जो है उनको आज हम याद कर रहे हैं। बिल्कुल, उनकी बरसी है और इल्मी हलकों में, तादीबी अदबी हलकों में जब भी हम जिक्र करते हैं तो इशफाक अहमद साहब की गुफ्तगू, उनकी कोटेशंस, उनकी बातें, उनके नावल्स, उनके लिखे हुए तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में हेल्प करती हैं। और फिर जब वो अपने उस्तादी के दौर में गुजर रहे थे, व्हेन ही वाज अ टीचर, सो बहुत से स्टूडेंट्स ने उनसे इस्तिफादा हासिल। उनका बहुत मशहूर ड्रामा निगार तो वो थे ही, इसके अलावा जो एक वो प्रोग्राम करते थे जाविया, वो बहुत देर तक लोगों को मुतासिर करता रहा है। उन्होंने उर्दू में पंजाबी अल्फाज का तख्लीकी तौर पर भी इस्तेमाल किया और एक खूबसूरत शगुफ्ता नसर इजाद की जो इनका ही वज़फ़ समझी जाती थी। और उन पर कहानी लिखने के फ़न पर भी इशफाक अहमद को जितना अबूर था उर्दू में, वो बहुत कम लोगों को हासिल था। एक मोहब्बत 100 अफ़साने आपको याद होगा, और फिर उजाले फूल उनके इब्तदाई अफसानों में शामिल था। और बाद में सफ़र दर सफ़र यानी कि सफ़रनामा जो वो लिखा करते थे, खेल कहानी, एक मोहब्बत 100 ड्रामे और तोता कहानी उनकी नुमाया तसनीफ़ में जो है वो शामिल था। और आज भी उनकी कमी को, इस खला को महसूस किया जाता है। बिल्कुल। और कुछ अर्सा अगर उनके बीमारी के हवाले से बात करें तो जिगर की रसोली की वजह से 7 सितंबर 2004 को वो इंतकाल कर गए थे। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी उनको मिला, सितारा इम्तियाज़ से भी उनको नवाजा गया और उन्हें अदब की दुनिया में जो मकाम नसीब हुआ वो अदबी दुनिया में मेरा ख्याल है बहुत ही कम अदीबों को नसीब होता है। और उन्होंने अपनी तहरीरों में अपने फ़र्जी इंतकाल का भी अहवाल दिया और आने वालों एहसासात का हाल भी लिखा। और फिर 7 सितंबर को 2004 आपके इंतकाल के बाद चाहने वालों ने देखा और आज भी अहले फ़हम व फ़रास्त इशफाक अहमद को बहुत याद करते हैं। क्योंकि अदीब तो मर जाता है मगर उसकी तहरीर हमेशा जिंदा रहती है और वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ उनकी अहलिया का भी हम जिक्र करें, बानो कुदसिया, वो भी एक ये ऐसा कपल था मेरे ख्याल में जो कि अदबी ज़िंदगी के हवाले से अगर देखा जाए तो इतना मुतासिर कौन, और आज भी अगर उनके ड्रामे, नावल या उनकी कोई भी लिखी तहरीर पढ़ते हैं तो समझ में आया था कि या तो ये इशफाक अहमद साहब हैं या फिर ये बानो कुदसिया हैं। मतलब वो इतने लाजवाब थे। इट वाज अ परफेक्ट कपल जो बिल्कुल आपस में जिस तरह से इंटरेस्ट पे मिलते हैं, तहरीरें भी मिलती थी, अपना अपना एंगल, अपना अपना जाविया। तो ये जो कमी है और खला है ये तो हमेशा मौजूद रहेगी, लेकिन दिलों में हमेशा वो जिंदा रहेंगे। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और कल की पुरवकार और शानदार तकरीब का भी जिक्र करेंगे कि हमारे दिलों में जिंदा हैं हमारे वो तमाम शोहदा जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी। और यौम दिफा के मौका पर जो कल तकरीब का इनेकाद किया गया उसमें शोहदा की फैमिलीज़ को खराज तहसीन पेश किया गया और गाजियों को सलाम पेश किया गया कि उन्होंने वतन की खातिर कुर्बानियाँ दी। जी। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस पर खुसूसी खिताब भी किया। इसके अलावा सदर आरिफ अलवी ने भी खिताब किया और तकरीब में मिली नगमे भी जो है वो सुनाए गए। इसके अलावा जो अहम बात ये थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये तो कहा कि हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं और हम अभी भी तैयार हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि बड़ी डिफरेंट थी और जो चैलेंजेस जो हैं उसके हवाले से थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 5th जनरेशन वॉर का पाकिस्तान को अब सामना है, क्योंकि पाकिस्तान के इर्द गिर्द ऐसे ममालिक भी हैं जो कि पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, ज़मीनी रास्ते से नहीं लेकिन टेक्निकल रास्ते से। इसकी भी जंग हमें लड़नी है, वो हाइब्रिड वॉर हो, वो 5th जनरेशन वॉर हो, इसका भी जिक्र किया। तो प्रोग्राम में आज ये भी डिस्कस करेंगे जी, और भी बहुत कुछ है जो आपको बताएंगे। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल है जिसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर जो है वो अब फोकस किया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में वो अनाउंस कर दी जाएगी। इसके साथ साथ कोविड की सिचुएशन क्या है, और फिर कल जो टॉप ट्रेंड रहा क्रिकेट के हवाले से काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा बीसीबी को, क्योंकि जो स्टोरीज सामने आ रही हैं, मिसबाह उल हक मुस्ताफ़ी हो गए, वकार यूनुस मुस्ताफ़ी हो गए, टीम जो अनाउंस की गई उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो उसमें भी काफ़ी हलचल है। वो भी आज क्योंकि अब देखें वर्ल्ड कप भी सामने है और बिल्कुल उसकी टीम का अगर आप अनाउंस कर रहे हैं और उससे पहले ही आपकी हायर मैनेजमेंट जिसमें कोचेस शामिल होते हैं वो रिटायर हो जाएँ तो ऑब्वियसली बहुत सी परेशानी है। लेकिन इस वक्त जो अब्दुल रज़ाक और सकलान मुश्ताक हैं वो करने लगे हैं, वक्ती अबूरी तौर पर उन्हें नॉमिनेट किया गया कोचेस के हवाले से। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आइंदा आने वाले 2 से 3 महीने खासे मुश्किल होंगे, इसलिए क्योंकि चैलेंजेस हैं, बड़े बड़े इवेंट सामने आ रहे हैं और उसके साथ साथ हमें जो मैनेजमेंट का भी बहुत इशू है। बिल्कुल। और जैसे अभी आपने जिक्र किया ना, तो हमें बड़ी उम्मीदें थी कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकेगा, हमारी टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी कहीं ना कहीं, लेकिन फिर वही हुआ अबुज़र के जब टीम अनाउंस की गई तो लोग जो है वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं, कुछ
खुश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के, क्योंकि आज 7 सितंबर का दिन है और आज हम अपने उन शोहदा को याद करें जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए खुसूसी खिदमत अंजाम दी हैं। उसमें एक बहुत बड़ा नाम पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को आज याद किया जा रहा है। कराची में उनकी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब इस वक्त जारी है। का वकार और उसकी इज्जत की खातिर अपनी जान कुर्बान की और पाकिस्तान के नाम को बुलंद किया। अब ये हमारा काम है कि हम जो उनकी कुर्बानी थी उसको याद रखें और ना सिर्फ हमारे लिए उनकी कुर्बानी ना सिर्फ हमारे लिए एक मिसाल है, बल्कि वो आइंदा आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक एग्जाम्पल है। और हमने उनकी जो जुर्रत और बहादुरी थी उसको आगे लेकर चलना है। और मैं आप लोगों को श्योर करता हूँ कि पाक फ़ज़ाइया हमेशा कल भी तैयार थी, आज भी तैयार है और आइंदा भी हमेशा तैयार रहेगी। और किसी भी एग्रेशन का हम उसी तरह से जवाब देंगे जिस तरीके से हमने 27 फरवरी 2019 को दिया था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चीफ मार्शल, आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। मुलाहिजा किया अपने तकरीब का अहवाल, फूलों की खराज तहसीन पेश किया गया। राशिद मिन्हास जो कि एक लाजवाल पायलट थे और उनकी जिस तरह से उन्होंने शहादत नोश की वो भी सभी को याद है और पाकिस्तान की तारीख में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका था। और पाकिस्तान के जो सरहदों को, चाहे वो फ़िज़ाई हो चाहे वो ज़मीनी हो, जिस तरह से हिफाजत पाकिस्तान की फोर्सेज ने की है, उसके लिए हम हमेशा उनके एहसानमंद रहेंगे। बिल्कुल, इसी के साथ आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी, अफगानिस्तान में नई हुकूमत का क़याम, ऐलान जल्द मुतवक्के। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल, इक़दामात क्या? मिसबाह उल हक और वकार यूनुस मुस्ताफ़ी, कहानी क्या है? हुकूमत 3 साल तबादले पे दर पे। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज़ और बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर अगर हम जिक्र करें तो उसमें आपने देखा है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर काफ़ी बात हो रही है, लेकिन उसमें पाकिस्तान के रोल के ऊपर खासी जिसे कहते हैं ना कि पेशरफ्त भी हो रही है। कि CPAC के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम जो है वो बिल्कुल किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेंगे। और आर्मी को जिस तरह से सराहा जा रहा है, चाहे वो बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से हो, वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, और ख़ास तौर पर जो हमारे कंसर्न्स हैं, हमारी फोर्सेस के कंसर्न भी हैं कि कहीं अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो वो चीज़ भी एक बड़ी क्लियर और वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की सरजमीन के खिलाफ हम अफगानिस्तान को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट सहाफ़ी नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जैसे कि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, अफगानिस्तान की सूरत हाल बात करेंगे। उससे जुड़ी बात कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी की। कल जो रात को GHQ में तकरीब हुई उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, हाइब्रिड, इसके अलावा 5th जनरेशन वॉर का सामना है। और फिर पाकिस्तान तो कुर्बानियाँ देता आ रहा है, आइंदा भी हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान अब पहले से ज़्यादा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आर्मी चीफ की जो कल की तकरीर थी जी, वो मसाइल का बयान भी था और उनका हल भी था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने मसाइल बयान किए कि हमें कौन सी जंगों का सामना है, पड़ोस में जो कुछ हुआ हमारे वो आपके सामने है। तो उन्होंने बताया जो दूसरा पड़ोसी कर रहा है, जो हाइब्रिड वार कर रहा है, वो हमारे सामने है। कल भी उन्होंने जाली वीडियो गेम्स लगाए, ये कह कर के हमने पंजशेर पर अटैक किया पाकिस्तान में, हमारी फ़िज़ाइया ने। वो स्पारा 3 गेम का नाम है। उन्होंने खुद वहाँ के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट किया है, जाली काम है, रिपब्लिक TV और ZTV ने किया। तो ये वॉर का हमें सामना है, उसका हमें जवाब देना चाहिए। वजारत इत्तलात को भी इसका जवाब देना चाहिए और लोगों को भी जो जानते हैं। आर्मी चीफ ने भी कहा कि इस मसले का हल क्या है। इस मसले का हल ये है कि हम आइन पे अमल करें, ईमानदारी के साथ अमल करें, इंसाफ फराहम करें। हम अपनी तरजीहात का तयन, और 3 मुतय्यन तरजीहात, तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी। और ये वो तीनों चीज़ें हैं और जो कायदे आज़म ने 1943, 45 और 47 में कहीं थी, हमें बताई थी कि हमारे पास जो मसाइल हैं वो यही है। और ये तीनों चीज़ों का जिक्र था और उसमें डिफेंस का भी बिल्कुल था। कायदे आज़म ने कहा था कि तालीम, मईशत और दिफा और जमहूरियत और उसके बाद गुड गवर्नेंस,
यही वो तकरीर है जो कायद आज़म की तकरीर का रेप्लिका है, उसका अक्स है, और ये वाकई मसले का हल है हमारा। हमें जो चैलेंजेस हैं हमें पता है, हमने उन चैलेंज का सामना करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, हमला करने के लिए नहीं, हमने बड़ी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने घास खाई, लेकिन हमने एटम बम बनाया। अब उसके बाद हिंदुस्तान हम पर कन्वेंशनल जो वेपन्स हैं उनके बरतरी का दावा नहीं कर सकता। अगर उसने हम पे अटैक किया, वो कर चुका है एक बार, तो उसने मुंह की खाई और आइंदा बहुत बुरी खाएगा, ये बात भी तय है। क्योंकि हमारे एटम बम जो है वो हमारे एक आर्मी चीफ ने भी कहा था कि वो शोकेस पे रखने के लिए नहीं, वो फुलझड़ियाँ नहीं है जी। और वाज़ेह तौर पर बता भी दिया गया था फरवरी में कि हम मार देंगे। उसके बाद अमेरिका बीच में आया, 2 जहाज गिरे इंडिया के और मसला, तो हम तो तैयार हैं इस के लिए भी, लेकिन अमन के लिए भी तैयार हैं। 5 अगस्त के वाक़यात को वापस लेने में तस्वीर लगाई आज, बड़ा दिल दुखा मेरा। मैं श्रीनगर गया था एक बार, तो मैं मज़ार शोदा गया था, वहाँ मैंने मकबूल भट्ट की खाली कब्र देखी थी, वहाँ मैंने और खबरें देखी थी जो खाली थी, जो हिंदुस्तान ने लोगों को मारा और लाशें नहीं दी। अली गिलानी साहब का भी ऐसी हुआ है कि वहाँ बोर्ड लगा दिया गया है कि जब वसीयत का वक्त मुकम्मल होगा तो यहाँ लाके उनको तदफीन की जाएगी। तो हिंदुस्तान अगर कश्मीर के मसले पर आ जाता है, बात करता है और 5 अगस्त के वाक़यात को फैसलों को वापस ले लेता है तो बहुत अच्छा होगा। आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए, इसी तरह वो होगा जो उन्होंने बताया कि 5 अगस्त के वाक़यात हमें कबूल नहीं, वापस ले जाए। तो ये तकरीर मसाइल की निशानदेही और उनका हल दोनों बयान करती हैं। बिल्कुल, दोनों बयान करते हैं और फिर उन्होंने डेमोक्रेसी की बात भी की, जियोपॉलिटिक्स की बात भी की, और जैसे आप जिक्र कर रहे हैं हाइब्रिड वॉर की भी। तो नासिर बेग चुगताई साहब, जो आपने इंडिया का जिक्र किया ना, तो साइंस ने तो इतनी तरक्की कर ली है कि चाय अफगानिस्तान में पी जाए तो धुआं दिल्ली से उठता है, और इसकी मिसाल भी हमें नज़र आ रही है। जब DGISI अफगानिस्तान गए और इंडिया को क्या तिलमिलाहट का शिकार हो गए वो, और घबरा गए और परेशान हो गए। तो ये तो चलता रहेगा सिलसिला, लेकिन डिफेंस डे जैसे हमने कल सेलिब्रेट किया, इस तरह की शानदार और पुरवकार तकरीब, और फिर आज पाक फ़ज़ाइया का डे भी है, फिर नेवल डे भी है। इस तरह के दिन से ऐसा लगता है कि हम दुश्मन को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि भाई कर लो जो करना है, हम पूरी ताकत भी रखते हैं और हिम्मत भी रखते हैं। देखिए, मैं एक बात बहुत फ़ख्र से कहता हूँ कि 65 की वॉर में मैं बहुत छोटा सा बच्चा था, तब मुझे मेरे भाई ने उठाकर घर की छत पे बिठाया था कि देखो सामने आतिशबाजी हो रही है। और 71 में मुझे होश था और हमने वो बॉम्बिंग देखी थी जो इंडियन के काले काले जहाज थे बड़े बड़े, वो आके बम मारते थे कराची पे मुख्तलिफ इलाकों में, और हम साइकिल्स पर भागते थे उन इलाकों की तरफ जहाँ वो बम गिरते थे ताकि लोगों को हम हेल्प कर सकें। पाकिस्तानी कौम ने, लोग कहते हैं ना यार कि अगर आपको पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद करना है तो इंडिया से हम पे हमला कर दे, पाकिस्तानी कौम सब कुछ भूल जाएगी, PTI भूल जाएगी, पीपल्स पार्टी भूल जाएगी, जमात इस्लामी भूल जाएगी, नून भूल जाएगी, सब पाकिस्तान याद रहेगा और हिंदुस्तान को वो मार पड़ेगी। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मैं जज्बाती नहीं हूँ बिल्कुल, मैंने बहुत ठोस बातें की हैं और आज भी मैं ठोस बात कर रहा हूँ कि हमें पता है कि हम मारेंगे उनको, हमें पता है कि वो पिटने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो टीवी पर बैठकर जनरल बख्शी जो 15 साल पर रिटायर हुआ है, वो बुढ़ा जिसने कोई जंग नहीं जीती, किसी मुहाज पे कामयाबी हासिल नहीं, पंजाब का कैप्टन चीफ मिनिस्टर जो से भाग गया था 65 की वॉर में, अब चीफ मिनिस्टर बना बैठा है, ये तो मुहाज का भगोड़े हैं, बख्शी भी और ये भी। तो ये लोग, हमारे पास सबक क्या है? सबक ये है कि हमें कम से कम पॉइंट्स पर मुत्तहिद होना है, हमें इस कौम बनाना है, और जब भी हिंदुस्तान हमला करेगा, हालात कुछ भी हो, इसे कौम मिलेगी खड़ी हुई अपने सामने। लाहौर का मुहाज हो, वाघा का मुहाज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुनाबाव का मुहाज हो, कहीं का भी मुहाज हो, एक कौम मिलेगी। कल बता भी दिया गया है कि भाई हम वो नहीं है जो आपकी गिरफ्त में आ जाएंगे। एक जमाना था जब ऐसा होता था, उसके बाद हमने भी अपने धमाके किए और बता दिया कि ये है हमारे पास, तुम्हारे पास 4 है, हमारे पास 7 है, फर्क ये है। और हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम है हमारा बहुत जबरदस्त है, बहुत तगड़ा है। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा चुगताई साहब, और आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज पे तैयार है, और ये 5th जनरेशन वॉर भी ज़रूरी है। इसके अलावा एक और महाज तैयार होने वाला है, वो है अफगानिस्तान की सूरत हाल। उसमें अब तक तो पाकिस्तान ने बड़ा उम्दा जो है वो सियासत भी की है, जियो स्ट्रेटजी भी अच्छी बनाई है, इंटरनेशनली पाकिस्तान ठीक अभी तक मुझे तो लग रहा है ठीक पॉलिटिक्स कर रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसी
फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट करीब आएगी, ऐलान होगा, शायद पाकिस्तान को मदऊ करने की बातें हो रही हैं, उसके बाद की सूरत हाल CPEC की बात भी की जा रही है अफगानिस्तान में, उसमें भी इंटरेस्टेड है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अफगानिस्तान में काम आगे बढ़ गया है। पंजशेर का आपने जिक्र किया था आपसे पिछली बार, 2 बार गया, वो वाक़या ख़त्म हो गया है, तकरीबन ख़त्म हो गया है। थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस कहीं कहीं नज़र आएगी आपको, क्योंकि जो लोग भागना चाह रहे हैं ताजिकिस्तान, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। वो ताजिकिस्तान घबरा गया है, इतने भगोड़े को कहाँ से लेगा वो। तालिबान ने बहुत तरीके से काम किया और मुझे हैरत है कि इतनी स्ट्रेटजी उनके पास जो पढ़कर आए। जिस तरह एक तो होता है कि आप आदमी से काम करवाएं, तो नजर आया था ये आदमी काम कर रहा है, दूसरा वो काम खुद कर रहा हो, तो इस बार नजर आ रहा है कि तालिबान खुद काम कर रहा है। उन्होंने जो कुछ भी बनाया, जिस तरह बनाया, मुहासरे की जो उनकी हिकमत अमली थी कि जंग के बजाय मुहासरा किया जाए, वो कामयाब रही। यहाँ भी कामयाब रही, पंजशेर पे भी। और मुझे पता नहीं है अहमद शाह मसूद के बेटे को क्या हुआ कि वो अचानक बगावत पे आमादा हो गया। लगता है कि अमर अब्दुल्ला साले जो भाग के वहाँ गया था, पनाह ली थी, उसने उसको उकसाया होगा। मैं यहाँ बात की वजाहत करूँ तो बहुत क्लियर कि अहमद शाह मसूद उसको शेर भी कहते थे, पंजशेर का शेर, और उनको एक ब्लास्ट पे मार दिया गया। लेकिन हुआ ये था कि वो दोस्तम थे, इनके साथ ये हुआ कि ये तैयार थे तालिबान से बात करने के लिए और तालिबान के साथ शामिल होने के लिए, इक़्तिदार में शामिल होने के लिए। हमारे एक एम्बेसडर हैं वज़ीर साहब, अयाज वज़ीर साहब, उनका कहना यह है कि ड्राफ्ट तैयार था और तालिबान के सामने आकर बात करने को तैयार थे, तालिबान को हवाले करने को तैयार थे। उन्होंने कह रहा था मुझे इक़्तिदार में हिस्सा दे दी जाए, तालिबान में तैयार हो गए थे। तो जब ये हुआ तो फिर उस ज़माने में कुछ वाक़यात ऐसे हुए, मुशर्रफ साहब ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया और मामला वो फिर ख़राब हो गया। तो वो मसला ये नहीं है कि कभी पंजशेर नहीं आना था तालिबान के पास, आना था, रह गया। अब ये सूरत हाल है कि अब वहाँ लड़ाई हुई और वहाँ लोगों ने हथियार डाले, मारे गए या भाग गए। अमर अब्दुल्ला साले कह रहा है कि मैं अफगानिस्तान में हूँ, अब वो ये नहीं कह रहा कि मैं पंजशेर में हूँ। अहमद मसूद भी कह रहा है कि मैं अफगानिस्तान में हूँ, वो ये नहीं कह रहा कि मैं पंजशेर में हूँ। पंजशेर एक किले की तरह है। अगर आप देखें, ईरान ने सिर्फ उस पर ज़रा बरहमी का इज़हार किया है कि वहाँ क्यों लड़ाई हो रही है और गैर मुल्की ताकतें क्यों आ रही हैं, वो समझ में नहीं आया कि ईरान का मसला है। लेकिन तालिबान तो ये भी कह रहे हैं कि ये अमर साले जो हैं वो ताजिकिस्तान फरार हो गए हैं, वो अफगानिस्तान में नहीं है। आज से बिजली और ज़राए मवासलात भी बहाल कर देंगे वहाँ पर। ये पहले की खबर है, पहले फरार हो चुके थे वो, और पहले भी आ चुकी थी ये, और भाग गए थे। उन्होंने तरदीद की और तरदीद भी झूठी थी। वो अमर अब्दुल्ला साले पंजशेर में नहीं रहा, वहाँ से भाग के ताजिकिस्तान जा चुका था, बहुत पहले की बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, तालिबान जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर रहे हैं, अब तो पंजशेर वो कह रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में आ गया है, अब जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं, वो भी खबर आ रही है कि 11 सितंबर को अनाउंस करेंगे और पाकिस्तान को दावत भी दी है। 11 सितंबर क्यों कह रहे हैं आप? 9/11 कहे ना, खबर आई है 9/11 कहे ना। नहीं, हम 11 सितंबर कहेंगे। हम इस तरह से लिखते हैं। टोनी ब्लिंकन इस वक्त मशरिक़ वस्ता जा रहे हैं, वो वहाँ बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात मुख्तलिफ मुल्कों से हो चुकी है, मुख्तलिफ मुल्कों में राब्ते हैं। एक बात है, मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहूँगा कि तालिबान को अब लीगलाइज होने में कोई ख़तरा नहीं है। उनके बाज़ उमूर थे, ख़वातीन का एहतराम, तालीम और मतलब बुर्क़े के बारे में कुछ मसाइल थे, इंसानी हुकूक़ के मसाइल थे, उस पर तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा है औरतों से कि आप जब चाहे मुजाहरे कर लें, जब हुकूमत आए तो और मुजाहरे करें, उसके बाद आप, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो मुजाहरे हुए भी हैं और उस मुजाहरे पे कोई वायलेंस नहीं हुआ है। तो वो मुतालबा जो मगरिब कर रहा था, जो पाकिस्तान कर रहा था, एक मुतालबा ये भी है ना कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट कायम की जाए। वहाँ कुछ थोड़ा सी दिक्कत आ रही है, मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला और कारज़ई को लेने में दिक्कत आ रही है कि जो पुराने तालिबान हैं, जो लड़ते आए हैं, जो कुर्बानी देते आए हैं, ग़ालिबन उनका इतराज़ ये है कि इनको ना लें, ये इनसे हम लड़ चुके हैं, ये हमारा कातिल है। तो एक शायद ये मसला आ रहा है। लेकिन तालिबान कह चुके हैं कि कुल जमाती हुकूमत होगी, तमाम ग्रुप शामिल होंगे, तमाम लोग, वो लोग भी शामिल होंगे कि जो हमारे खिलाफ लड़ते रहे। तो अब इसके बाद सूरत हाल ये है कि अब कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जिसने ये कहा हो कि हम तस्लीम नहीं करेंगे। सब तैयार हैं तस्लीम करने के लिए, कुछ शराइत पर। वो शराइत मेरे ख्याल पूरी हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। हुकूमत कायम हो जाएगी, नाम भी आ गए हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, अमीरुल मोमिनीन, जब सुप्रीम लीडर होंगे मुल्ला हिब्बतुल्लाह,
गरीब बिरादर जो है वो रईस शूरा होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो इस तरह के नीचे तक आ जाएं आप। और तजर्बेकार लोग हैं, दुआ के लोग हैं तजर्बेकार, जिन्होंने वहाँ मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, वजारत खारजा में आएंगे। जी। पाकिस्तान के लिए पुराने सफीर शायद वापस आ जाएं जो यहाँ पर थे। तो मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन सामने आ चुके हैं और अब बकौल आपके अब तकरीब होनी है 11 सितंबर को। अगवान मीडिया के मुताबिक आप 9/11 कह लें, हम 11 सितंबर कहेंगे, लेकिन अब अनाउंसमेंट तो होनी है बाकायदा और गवर्नमेंट फॉर्म भी होनी है। बहुत शुक्रिया चुगताई साहब, आप हमारे साथ। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले दिनों में अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल, खित्ते की सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर होगी, उसका पाकिस्तान को और दीगर ममालिक को भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना केसेस जो हैं उसमें अब हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसी स्टेटस पे पहुंच चुका है कि 6 to 7% रेशो आ रही है मुसलसल कई दिनों से, और जो केसेस हैं जो कि पॉजिटिव केसेस हैं वो भी 3 से 4,000 के दरमियान आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक इशू जो कि हमने देखा है, कराची में तो कम हो, पॉजिटिविटी रेशो 10 के नीचे आ गई, लेकिन लाहौर की रेशो अब 10 से बढ़ चुकी है और 12 पे पहुँच चुकी है। बिल्कुल, ओवरऑल रेशो की बात करें तो टू बी वेरी एग्जैक्ट गुज़श्ता 24 घंटों में NCOC के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 6.3 जो है वो रेशो आई है और 3,316 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में खासी सख्ती भी की जा रही है वैक्सीनेशन के बगैर। जैसे कहा था कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है तो आपको बाहर निकलना जो है वो महंगा पड़ सकता है ना। शॉपिंग मॉल्स पर जाने दे रहे हैं, फार्मेसीज के ऊपर तंग किया जा रहा है, ऑब्वियसली कि चेक किया जा रहा है कि आपने वैक्सीनेशन लगाई है नहीं, और ये ज़रूरी भी है ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और हम इस नोबल कॉज में, इस नेशनल कॉज में अपना रोल प्ले कर सकें। लेकिन इंट्रा सिटी बसेस और इंटर सिटी बसेस में जो बैन लगा है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उससे बेचारे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। कमिश्नर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट से ही जिक्र शुरू करते हैं कि कोविड SOP को फॉलो करने के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इंट्रा बसेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, इंटर बस में अगर आपने वैक्सीन नहीं कराई तो मोटरवे पर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। मुसाफिर खासे परेशान और नाला भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं, साथ साथ हमें इन दोनों बातों को पैरेलल देखना पड़ेगा। दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं और दोनों का जो है वो लॉजिक भी बनता है। दुनिया में ये जो कोविड की बीमारी है, तकरीबन 1.5-2 साल से हम सब ने देखा कि ये ट्रेवलर्स ने फैलाई, उन लोगों ने फैलाई जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि 3-3.5 माह के अंदर चाइना से ये बीमारी पूरी दुनिया का चक्कर लगा के एक दफा फिर दोबारा चाइना में एंटर हो गई। अब अगर हमें कोई एक बात एविडेंस के तौर पर पता है तो वो ये पता है कि जहाँ जितनी ज्यादा मोबिलिटी है वहां पर ये बीमारी उतनी ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर भी देखें, पंजाब के अंदर भी देखें, तो हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ ये बीमारी इस तरह से नहीं पहुंची क्योंकि उनकी मोबिलिटी बहुत थोड़ी है। तो एक बात तो ये है कि जब ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं इंटरसिटी, तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जिन शहरों के अंदर डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा हो गया है उसको उस जगह पर अरेस्ट किया जाए, और उन शहरों के अंदर इसके अलावा और नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन भी लगाए जाते हैं। जिस तरह सिर्फ पाबंदी जो है वो ट्रांसपोर्ट पर नहीं है बल्कि बहुत सारी और जगहों पर भी शहर के अंदर पाबंदी है। तो द आइडिया इज कि अगर कुछ 14-15 शहर ऐसे हैं जहां पर बीमारी ज्यादा फैल चुकी है तो उन शहरों से मूवमेंट बंद की जाए, ठीक, और फिर उन शहरों के अंदर बीमारी के इंसिडेंट्स को कंट्रोल किया जाए ताकि ये बीमारी जो है उस शहर में भी कंट्रोल हो और दूसरे शहरों में भी ना फैले। वरना तो ये होगा कि लाहौर से ये बीमारी जो है वो और दूसरे शहरों में चली जाएगी। जो यहाँ से ट्रेवल करेगा वो इस आदमी बीमारी लेके जाएगा। अब आप दूसरी बात आ गई तकलीफ वाली, तो देखें तकलीफ तो मेरा ये ख्याल है कि अब हम पिछले तकरीबन 2-3 माह से ये बात कर रहे हैं कि जब भी हम लोगों को तकलीफ देते हैं तो सूरत हाल कंट्रोल में हो जाती है, और जब हम तकलीफ नहीं देते तो हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। मास्क की बात कर लें, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस की बात कर लें, अब वैक्सीन के हवाले से बात कर लें। देखें जी, अब वैक्सीन जिन लोगों, जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, जो वैक्सीन को कंप्लेसेंसी के तौर पे देख रहे थे या वैक्सीन को इतनी बड़ी कंपल्शन नहीं समझ रहे थे, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। बिल्कुल। और इस वक्त अगर आप हमारे अस्पतालों का तज्जिया करें तो पूरे पंजाब में टोटल एडमिटेड लोगों का 88% इस वक्त ऐसा है जो अनवैक्सीनेटेड, जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। इससे बड़ी एविडेंस हमें क्या चाहिए कि चौथी लहर में भी, हालांकि डेल्टा वेरिएंट के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो पार्शली वैक्सीनेटेड लोगों को भी इफेक्ट करता है और बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, उसके बावजूद भी 88% लोग हमारे अस्पतालों में ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। इससे बड़ी हमें एविडेंस क्या चाहिए कि हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों को आपस में मिला के देखना चाहिए। सख्तियां पहले से अनाउंस थी, ऐसा नहीं था कि लोगों को नहीं पता था कि ये सख्ती नहीं होने जा रही। और वैक्सीन के हवाले
अब चूंकि आप बता रहे हैं कि ओवरऑल सिचुएशन अभी भी परेशानी है लाहौर में, अगर हम खुसूसन बात करें कि वैक्सीनेटेड लोग उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन चूंकि आपने ये भी कहा था कि बहुत से लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर्स में लाहौर पाकिस्तान में वैक्सीनेशन हो रही है, तो ये हौसला अफजा बात भी है, लेकिन वहीं पर परेशानी की बात है कि लाहौर में उस तरह से केसेस कम नहीं हो रहे हैं। क्या प्लान्स क्या बनाए आइंदा चंद दिनों में, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपने तौर पर भी फैसले ले रही है? देखिए, मैं दो बातें क्लियर कर दूं। देखिए, अगर आज आप टीका लगवाते हैं तो आपकी एंटीबॉडीज तो 14 दिन के बाद बननी है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आजकल हमारे पास जो वैक्सीनेशन के नंबर्स हैं बहुत इंप्रूव कर गए हैं। पिछले तकरीबन 10 दिनों में मेरा ख्याल है हमने 7 दफा 1 लाख का नंबर क्रॉस किया होगा, और हमने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन भी की हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन 1,37,000 किसी एक पर्टिकुलर दिन में लाहौर में हुई, लेकिन वो अब हुई हैं, पिछले हफ्ते में हुई हैं, जब हमने ये थोड़ी सख्तियां की हैं उस वक्त हुई हैं। इनका इम्पैक्ट तो सिस्टम में 14-15 दिन के बाद आएगा। जो लोग अनवैक्सीनेटेड थे, जी हाँ, एंटीबॉडीज डेवलप होने में 14-15 दिन लगते हैं। सिंगल डोज की बात कर रहे हैं। हमने इंडिविजुअली लाहौर के अंदर कुछ ऐसी सख्तियां लगाई हैं जो बाकी जगहों पर नहीं है, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम बीमारी के जो इंसिडेंस है, इसका जो फैलाव है उसको रोक सकें। लेकिन फैलाव को रोकने के लिए बुनियादी तौर पर प्रिवेंशन है। अस्पताल के इलाज में बीमारी प्रिवेंट नहीं करनी, उसने तो खुदा न खास्ता आपको मौत से बचाना है या किसी तकलीफ से बचाना है। बीमारी तो प्रिवेंट करनी है प्रिवेंशन ने, मास्क पहनने ने, वैक्सीन कराने ने, अपना सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे अमल करने। तो वो जितनी हम सख्तियां करेंगे उतना उसका फायदा होगा। और इससे पहले जितनी भी वेव्स आई उसमें हमने देखा, थर्ड वेव में पर्टिकुलरली हमने देखा लाहौर एक दफा बहुत जिम्मेदार शहर के तौर पर सामने आया। आपने देखा हर लाहौरी आपको मास्क पहने में नजर आता था। इवन लोग गाड़ियों में जो कपल्स थे वो भी मास्क पहन के निकलते थे। इतना ज्यादा खौफ एक दफा आ गया था। हमें शायद दोबारा से लोगों को रियलाइज कराने की जरूरत है। मैं बार बार लोगों को ये कहता हूं कि देखें, किसी पुलिस वाले को देख के या किसी इंतजामिया के आदमी को देख के जेब से मास्क निकाल के पहनना इज नॉट व्हाट इज रिक्वायरमेंट ये है कि आप जब घर से निकलें तो आपको इस बात का एहसास हो कि बाहर एक वबा है जो मुझे लग जाएगी, या मेरी वजह से मेरे घर वालों को वापस आके लग जाएगी। तो ये तो जिम्मेदारी इंडिविजुअल लेवल पर लोगों ने लेनी है। हम मास्क की बुनियाद पर पहले भी लोगों को जेल में डालते रहे हैं, अब भी डालते, लेकिन उसका फायदा नहीं है जब तक खुद लोग कन्विंस नहीं होंगे। बहुत सारी जगहों पर हमें ऐसा लगता है कि मस्जिद में लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वजू करते वक्त मास्क उतार के जेब में डाल देते हैं, उसके बाद फिर वो मास्क के बगैर मस्जिद में रहते हैं। उसका कोई फायदा नहीं है। आपको फौरी तौर पर हर वक्त आपको जब अनअवॉइडेबल हो वो एक आधा मिनट उसको छोड़ के हर वक्त आपको मास्क पहन के रखना है। और किसी भी तरह का जो मास्क है वो आपको ना मास्क पहनने से बहरहाल ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देती है। और इसी तरह वैक्सीन के हवाले से भी मैं ये बताना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि कुछ लोगों की प्रेफरेंसेस हैं कुछ वैक्सीन को लेकर। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपनी प्रेफरेंस के चक्कर में वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपका जो रिस्क है वो 100% है। और आपको जितनी वैक्सीन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है वो किसी न किसी हद तक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज वैक्सीनेट कराइए और एहतियात और SOPs पे अमल दरामद भी कीजिए। बिल्कुल सही कमिश्नर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बिल्कुल सही कहा कि इन रिस्ट्रिक्शन किसी को तंग करना नहीं है बल्कि उन लोगों को पुश करना है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। और ये रोल हम सब ने, जो जिम्मेदार शहरी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करा ली है, उन्होंने भी अदा करना है कि अपने इर्द गिर्द ढूंढें जो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराए, उन्हें कन्विंस करें और वैक्सीनेशन की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि यही वो वाहिद हल है जो आपको कोविड से और इन रिस्ट्रिक्शन से बचा सकता है। बिल्कुल, इसके साथ साथ SOPs को इंश्योर करें कि वो आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि मास्क पहनना और तमाम जो SOPs उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए भी और आपके तमाम रहने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मोहल्लेदारों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका जरूर ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। तरक्की, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी की बात होती है तो उसमें IT एक ऐसी फील्ड है जिसमें दुनिया ने बहुत तरक्की की है। और IT में जब हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल फुटप्रिंट्स का जिक्र करते हैं तो वो भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिसको यूटिलाइज करती है दुनिया। पाकिस्तान वहाँ पर कहाँ स्टैंड करता है, ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल, और ये सवाल हम इसका जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं IT एक्सपर्ट हैं जिनके अमेरिका में और पाकिस्तान में इसी पर वो काम कर रहे हैं, और उस्मान शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम जानेंगे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का क्या स्कोप है, पाकिस्तानी जिस पर क्या काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान शेख साहब आपका। थैंक यू। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर कहा जाता है, बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं होता पाकिस्तान में, अक्सर अब इस पर काम भी किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पर है? अमेरिका में आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी आपने कंपनी बनाई हुई है, लेकिन आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को इस वक्त? अगर मैं एज ए नेशन देखूँ होलिस्टिकली तो अभी उस यूनिवर्स में नहीं आया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी में हाउएवर हम बहुत एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। और मैं जब पिछले 3 महीने पहले आपके शो पे आया था, मैं बड़ी हैप्पीली ये रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि 3 महीने के अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ट्रेन किया है
माशाल्लाह देयर सम ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। गुड। बहुत एडवांस्ड काम कर रहे हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड काम कर रहे हैं, और हमारा गोल भी एंड ऑब्जेक्टिव भी ये है कि इनको एक ग्लोबल लेवल के ऊपर, उस दर्जे के ऊपर हम लोग इनको तैयार कर लें। मुल्क अभी हमारे पास काम नहीं शुरू हुआ, बिल्कुल, लेकिन एज पाकिस्तानी और पोटेंशियल हमारे पास काफ़ी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हमें जाना भी इस डायरेक्शन में चाहिए। अच्छा उस्मान साहब, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर सकती है? कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी साइड है जहाँ पर हम इससे हेल्प ले सकते हैं? देखिए जी, हर फील्ड दुनिया की जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा होता है, आपकी मीडिया में, पॉलिटिक्स के अंदर आपने देखा है, डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शंस को देख लें, आप उससे पहले बराक ओबामा की इलेक्शंस को देख लें, ये जो चीज़ कहते हैं जिसको मार्केटिंग, ये यानी कि हर एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस निकाल के तो इतना डेटा गैदर करना, उसकी इतनी एनालिसिस करने के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। मेडिसिन में अब मसलन आपको खुदा न खास्ता कैंसर है या किसी को कैंसर है, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन जो है दुनिया जहान का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और उस बेसिस के ऊपर वो एक डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। अच्छा। तो ये काफ़ी एडवांस चीज़ हो गई है। हर शोबे में, हर जगह जहाँ आप जाएं, फ्रॉम ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑल द वे टू जहाँ पे हम हैं कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि बिज़नेस कहाँ पे होएगी, सेल्स कहाँ पे होएंगी, ऑल ऑफ दैट बहुत काम हो रहा है दुनिया में, तो हो रहा है। अब चूँकि पाकिस्तान में अक्सर लोग जो है ना, अक्सर सीमन और मैं बात कर रहे थे कि हम देखते हैं, हमको बात है ना तो वो उसका ऐड आना शुरू हो जाता है। अब ये हमें पहले लगता था कि ये ऐसी बातें होती हैं, लेकिन ये वाकई अब ऐसे हो रहा है। I actually got surprised. I did not Google it. मैंने कहीं पे उसको चेक नहीं किया, सिर्फ उस पर बात हो रही थी। And the next thing I was looking at my social media ads. Yeah, this is unfortunate. थोड़ी सी आपकी invasion of privacy भी हो रही है। तो हमारे फोन्स सारा कुछ सुनते हैं, आप जब सीरी को बात करते हैं तो फौरन सीरी आ जाती है। सीरी के अलावा भी बात हर वक्त सुन रही जा रही है। हो सकता है। अच्छा, ठीक है। और आपके जो सारे गूगल सर्च इंजन हैं, सारे जो फेस आप जाके करते हैं, कोई टेक्स्ट करते हैं, अब व्हाट्सएप एंड फेसबुक आर कनेक्टेड देयर वन, तो अगर आप व्हाट्सएप पे पर कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फेसबुक में भी आएगी और उधर से इंस्टाग्राम में भी आ जाएगी, क्योंकि वो भी एक ही कंपनी है। तो वो काफ़ी मेरा मतलब मॉनिटरिंग हो रही है। गूगल के अंदर आपकी ईमेल्स आ रही हैं, आपका कैलेंडर उसमें एग्जिस्ट करता है। अब गूगल का जो मेरा क्लाइंट है वो मुझे बता रहा होता है कि जी आपने 20 मिनट रह गए, आपको उस मीटिंग पे जाना है, आपको ये रास्ता लेके जाना पड़ेगा। अब ये सारा कुछ जो है ये पीछे बैकग्राउंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट करके कर रहा है। अगर हम इसको इसमें एडवांसमेंट कर लें और बहुत सी चीज़ें इसमें अडॉप्ट करना शुरू कर दें या सीख लें, फिर तो ये बहुत हद तक हेल्प कर सकता है ऑन सीरियस मैटर्स एज वेल। वो चाहे टेररिज्म के मैटर्स हों, वो जिस तरह हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं या फाइनेंशियल इशू करते हैं, तो ये तो बहुत सी चीज़ों को, सीरियस चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेडिसिन का एग्जांपल आपको देता हूँ। आई थिंक दैट्स द बेस्ट एग्जांपल, बिकॉज अगर आप ये देखें, आप सारे बिलियंस ऑफ लोगों का आप डेटा ले लें, मेडिकल डेटा हिस्ट्री ले लें और उसको एनालाइज करें, ह्यूमनली हम नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पे कर सकते हैं। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनकी एज ज़्यादा होती है, वो एक्सपीरियंस में जाके देख सकते हैं। तो अब अगर एक मशीन सेकंड्स के अंदर उस डेटा पूल को करके आपको एक रिकमेंडेशन दे दे कि भाई इनके साथ ये हो सकती है पॉसिबिलिटी, ये वाली दवाई आप इस्तेमाल करें, तो इमेजिन उसका कितना फ़ायदा हो सकता है। ठीक, बिल्कुल सही आपने कहा। और इसका फ़ायदा तो बहुत है, उसके नुकसान भी साथ साथ होते हैं, हर चीज़ के साथ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो ये बताइएगा उस्मान साहब, अब चूँकि पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, आप क्या एडवाइस करते हैं पाकिस्तानीज़ को कि इस फील्ड में आना चाहिए और इसका क्या फ़वाइद हैं? फिर इकनॉमिकली क्या ये वायबल है पाकिस्तान में? अभी ये तो नहीं होता कि हर शख्स यहाँ से ट्रेनिंग ले और बाहर चला जाए, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर पाकिस्तान में इसकी इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर यहाँ पे काम करें? पाकिस्तान में जी बहुत अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों को करना चाहिए। मेरी हिदायत जो है पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को वो ये है कि आप लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ को देखना शुरू करें बिनिस्बतन सर्विसेज बेस्ड कंपनीज़ को। उसका फ़ायदा ये है कि आपको एक फुल चीज़ बनानी आ जाती है। आप एक दफ़ा एक चीज़ सीख लें, नॉट ओनली हाउ टू बिल्ड इट बट उसकी बिज़नेस कैसे रन करनी है, उसको प्रोडक्टाइज कैसे करना है, उसको मार्केट में कैसे लेके आना है, उसको कमर्शलाइज कैसे करना है। तो ये सर्विसेज में नहीं आप कर सकते। पाकिस्तान में जी हमारी पॉपुलेशन ओवरलोड है, हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत काम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब तो उन्होंने जी एक जो ड्रैगन फ्लाई होती है ना, छोटा सा कीड़ा जो होता है जो उड़ता है, उसके ऊपर भी एक माइक्रो कैमरा
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी डिस्कस कर लेते हैं और पॉलिटिकल सिनेरियोज में जब हम जिक्र करते हैं बहुत से इशू सामने आ जाते हैं। एक तो ऑपोजिशन जो अपने ट्रैक पर नज़र आ रही है, चाहे हुकूमत गिराने की तहरीक के हवाले से बात हो या फिर 2023 के इलेक्शन के इंतज़ार की बात हो या प्री इलेक्शन टर्म अपनी कैंपेन करने के हवाले से। वहीं पर गवर्नमेंट के भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ एजेंडाज हैं जिनके ऊपर वो फोकस की बैठी। बिल्कुल, एक तो इंतखाबी इस्लाहात हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लेकिन दूसरी जानिब हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो खास एक्टिव हैं और उन्होंने एक दफ़ा फिर से कहा है कि पीडीएम ने उनको धोखा दिया, जिसके जवाब में फजल रहमान साहब ने कहा कि धोखा हमने नहीं दिया, किसी और ने दिया। मामला समझ में इस वक्त हमें तो नहीं आ रहा। अंजुम रशीद साहब से हम पूछेंगे कि ये मामला है क्या, ये धोखेबाजी किसने आखिर कर दी और ये बाकी धोखा होता है। ये पॉलिटिक्स में तो ये चीज़ें वैसी एक्सेप्टेबल होती हैं और पॉलिटिक्स में आपने अपनी पॉलिटिक्स करनी होती है, ना कि धोखा देने की बातें। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो बताइएगा इस सारे मामले पर क्या कहते हैं आप? अबू ज़र, जो इस वक्त सूरत हाल है कि बिलावल भुट्टो जो जनूबी पंजाब में और पंजाब में दाखिल हुए हैं वो इलेक्शन कैंपेन के लिए दाखिल हुए हैं। उन्होंने असल में 2023 के इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। इस इंतखाबी मुहिम में अभी जो शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर रब्ता किया था और फिर वो ये अब पीडीएम में शमूलियत की बात कर रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जो है वो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि अब वो शहबाज शरीफ से कोई ताउन का हाथ बढ़ा सकते हैं या शहबाज शरीफ से किसी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने वोट लेने हैं जो मुस्लिम लीग नून के मुखालफत में वोट लेने हैं। मुस्लिम लीग नून को जो है उन्होंने दूर करके, उन्होंने उसको मुस्तरद करके, उन्होंने उस पर तनकीद करके वोट लेने हैं। बिलावल भुट्टो ने तनकीद करनी है इमरान खान के ऊपर और शहबाज शरीफ, इन दोनों को, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों से अगर वो दूरी इख्तियार नहीं करते तो उन्हें वोट जो है वो मिलने का इम्कान जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए अब शहबाज शरीफ से जो वो साबका मोहब्बत है वो उसका इजहार वो नहीं कर पाएंगे। उन्हें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, उन्हें मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ लोगों को जो है वो अवेयर करना है और लोगों को आगे लाना है। उनका टारगेट है कि वो महंगाई पर और ख़ास तौर पर बेरोज़गारी पर जो है को वो हिट करे और वो इसका ज़िम्मेदार जो है वो तहरीक इंसाफ को ठहराए और फिर नवाज शरीफ पर हमला करे कि तमाम बुराइयों की जड़ नवाज शरीफ हैं, ताकि लोग जो है वो तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ की बजाय बिलावल भुट्टो को वोट दें। अंजुम साहब, अभी कल तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि खबरें आ रही हैं कि बात होगी तो सिर्फ शहबाज शरीफ से होगी, फिर जब जलसा होता है तो लफ्जी वार एक दूसरे के ऊपर किए जाते हैं। अब ये कहिएगा, ऐसा क्यों लग रहा है कि नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, दोनों तहरीक इंसाफ से मुकाबला नहीं कर रहे इवन इन 2023? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो मुस्लिम लीग नून ने भी जो वोट लेना है वो बिलावल, वो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों के मुखालिफ वोट लेना है और जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों के मुखालिफ वोट लेना है। अब जो बात की बात है कि सिर्फ शहबाज शरीफ से बात हो सकती है, उसकी एक वजह तो नज़र आती है कि शहबाज शरीफ क्योंकि अपोजिशन लीडर हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट के अंदर अगर पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म करना है और पीपल्स पार्टी ने कुछ नताइज हासिल करने हैं और पीपल्स पार्टी ने अगर गवर्नमेंट पर दबाव पैदा करना है तो उन्हें जो है शहबाज शरीफ के साथ ताउन करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जो है वो अब एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके, एक तजाद पैदा करके, एक लड़ाई पैदा करके वो अपने वोट हासिल करेंगे और अपने वोटों में इजाफा करेंगे, क्योंकि उनकी तमाम तर जो है वो तवज्जो है कि वो पंजाब से किस तरह से वोट लें। अगर वो पंजाब से वोट नहीं ले पाते पंजाब तो वो उनका अगले इलेक्शन के बाद इक्तदार में आना जो है वो बहुत मुश्किल है। कोई शक भी नहीं है अंजुम साहब, पंजाब डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है क्योंकि 50% अगर आपके पास इलेक्शन के सीट्स होंगी तो फिर अगर पंजाब में आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो आपकी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरल वो थोड़ी आसान हो जाती है। इसी के लिए नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी भी काम कर रही है। लेकिन आप ये बताइएगा, जिस तरह से इमरान खान साहब इस वक्त एक्टिव हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अब बहुत बात करने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है, टूरिज़्म बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने कल खिताब करते हुए फिर कहा कि हमें माफिया से जंग का सामना गुज़िश्ता 3 साल से। उन्होंने कहा कि पैसे यहाँ से लोग दुबई ले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट सारी कराची और लाहौर बड़े बड़े शहरों से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। वो मतलब एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग पर हमने काम भी बहुत किया, फिर वो इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाने की बात भी कर रहे हैं। क्या से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये बड़ी ख़तरनाक बात की है इमरान खान ने। इमरान खान ने बताया है कि
जो पाकिस्तान का सरमायाकार है वो इस हुकूमत पर, यानी वो इमरान खान पर जो है वो एतमाद नहीं करता, वो इस निज़ाम पर एतमाद नहीं करता। पाकिस्तान में जो इदारों में और जो महकमों में जो करप्शन है वो इस कदर ज़्यादा है कि लोग इस पर एतमाद नहीं करते। और वो जो पाकिस्तान की मईशत का मुस्तकबिल है, जो मईशत का इस्तेहकाम है आइंदा के लिए, उस पर एतबार नहीं करता कि आइंदा पता नहीं पाकिस्तान की मईशत कैसी हो, इसलिए वो अपना सरमाया उठाकर पाकिस्तान से दुबई लेके जा रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि लोगों को पाकिस्तान में मईशत का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा और पाकिस्तान में जो है वो करप्शन का खात्मा नज़र नहीं आ रहा। जबकि इमरान खान ने दोनों बातें की थी, उन्होंने कहा था मैं आऊँगा तो करप्शन का खात्मा हो जाएगा, लेकिन अब अपने मुंह से कह रहे हैं कि करप्शन की वजह से लोग पाकिस्तान से अपना सरमाया लेके जा रहे हैं। लेकिन अंजुम साहब कितनी कन्फ्यूजन है इसमें, आप देखिएगा ज़रा कि एक तरफ हम कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रस्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, क्रेडिट जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है, हमारे हालात भी हैं और वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। वहीं पर दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर साहब शिकायत करते भी नजर आते हैं कि यहाँ से सरमाया बाहर जा रहा है। किस चीज़ के ऊपर बिलीव ये रियलिटी है, ये हमारा अलमिया है। ये बाहर के लोग यहाँ पर भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस की मद में रिकॉर्ड इजाफा भी हो रहा है और सरमायाकारी की मद में, वो रोशन डिजिटल अकाउंट हो या जो भी हो। बाहर के लोग जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं उसकी वजह कुछ और है, उसकी वजह इंटरनेशनल दबाव है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो FATF पर आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग और आप जो है दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं। तो उसके लिए हमने जो सिस्टम क्रिएट किया लोगों के दबाव पर, गैर मुल्की गवर्नमेंट्स के दबाव पर, UNO के दबाव पर, दूसरे इदारों के, दूसरी हुकूमतों के दबाव पर, उसकी वजह से जो हुंडी के जरिए और जो गैर सरकारी तरीके से, लेकिन जो रोशन डिजिटल अकाउंट का नंबर है, जो इन्वेस्टमेंट का नंबर है, वो तो इन्वेस्टमेंट है ना, वो तो ट्रस्ट है आपके सिस्टम के ऊपर। अब जो है वो लोग रोशन अकाउंट के जरिए और लीगल जराए से ज्यादा पैसे भेज रहे हैं, इसी वजह से आपके फिर अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें 3 साल से सामना है माफिया का, और वो हमेशा यही कहते हैं, चाहे गंदम का हो, चीनी का हो, चाहे पेट्रोल माफिया है या दीगर ये तमाम इशूज़ हैं, अद्वियात माफिया, अब इसके अलावा अब ये एक और माफिया, ये भी उनका जिक्र है। आपको लग रहा है कि वो जो 3 साल की कारकर्दगी है उसके साथ वो जोड़ रहे हैं माफिया के साथ जंग, और वो कह रही है तो जारी है, इसमें आपको हमारा साथ देना, ये 2, 3, 4, 5 साल और भी चलेगा, जंग जारी है अभी। इमरान खान ने तो अपनी नाकामी का ऐलान किया है कि लोग हमारे माशियत, हमारी मईशत के फ्यूचर पर एतमाद नहीं कर रहे, लोग टैक्स नहीं देते और कहते हैं कि काम कैसे पाकिस्तान से बाहर सरमाया लेके जा रहे हैं, लोग पाकिस्तान की इदारों पर एतमाद नहीं करते, यहाँ करप्शन की वजह से, बददियानती की वजह से और नाहली की वजह से लोग पाकिस्तान से बाहर सरमाया लेके जा रहे हैं। ये तो इमरान खान ने ऐलान आपको याद है पहले खान 3 साल बाद नाकाम हो गए। तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं अगले 2 साल भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन तो यही बता रहे हैं, इमरान खान यही कह रहे हैं, इमरान खान यही कह रहे हैं कि अगले 2 साल भी कोई अच्छे। और आपको याद होगा इंतखाबात से पहले तो वो ये भी कहते थे कि जब मैं आऊँगा वज़ीर आज़म तो फिर लोग बहुत ज़्यादा टैक्स देंगे, लेकिन अब उन्होंने 2 दिन पहले कह दिया कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर टैक्स नहीं कलेक्शन हो रही है, जो कि एक्सपेक्टेड होती है, लोगों को देनी चाहिए। तो बात फिर वही है कि कलेक्शन ऑफ टैक्स में भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इन्होंने ये भी कहा था कि जब अगर लोगों को एतमाद होगा कि ईमानदार है और गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चोरी नहीं करेगी और गवर्नमेंट अवाम का टैक्स जो है वो अवाम के ऊपर खर्च करेगी, तो अवाम बड़ी तादाद में टैक्स देंगे। लेकिन आज उन्होंने खुद तस्लीम किया कि लोग टैक्स नहीं दे रहे, लोग बड़ी तादाद में टैक्स नहीं दे रहे। इसका मतलब यह है कि लोगों को इमरान खान की हुकूमत पर भी एतमाद नहीं है, लोगों को इदारों पर भी एतमाद नहीं है, लोगों को FBR पे भी एतमाद नहीं है। ये इमरान खान की अपनी इंटरप्रिटेशन है। लोग फिर ये जो नंबर्स दिए जाते हैं, वो चाहे करंट अकाउंट की बात हो कि सरप्लस में चला गया या GDP की बात हो कि 4 क्रॉस कर लिया, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2022 में हम 6 तक पहुंच जाएंगे जैसे इन्होंने ख्वाब दिखाए थे। अब तो हालात उस तरफ जाते हुए नहीं लग रहे हैं। देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि लोग जो है वो पाकिस्तान के इदारों पर जो है एतमाद में इजाफा नहीं हुआ, उतना ही है जितना पहले था। और इमरान खान जो कह रहे थे कि मेरे आने की वजह से हालात बदल जाएंगे, तो इमरान खान के आने की वजह से हालात नहीं बदले, हालात जो हैं बल्कि वैसे के वैसे ही हैं। और अब तो ये कोई नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं। हाँ, अब तो कोई इल्ज़ाम नहीं, ये बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम नहीं लगाया या शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये वो खुद कह रहे हैं कि लोग टैक्स नहीं दे रहे। वो लोग खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है वो दुबई लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं लगा रहे, हम पे अदम एतमाद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब अदम एतमाद की बात आपने किया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट जहाँ पर फेडरल में काम कर रही है वहीं पर इशूज़ तो सिंध के साथ हैं, लेकिन पंजाब में अगर हम खुसूसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये हमारे सामने कुछ खबर आ रही है कि तकर्रुर तबादलों के फैसले एक बार फिर कर लेंगे बड़े पैमाने चीफ सेक्रेटरी, फिर IG, और इसके अलावा नहीं अभी फैसला हुआ है,
आज से कल नोटिफिकेशन हो जाएगा। तकरीबन अब हो आप गया। ये देखें, अब जो फैसला हो गया एक बार फिर, यानी कि छठा सातवां आईजी, छठा सातवां चीफ सेक्रेटरी, फिर आपने आईजी मोटरवेज, आईजी रेलवे, तमाम आप बदल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये फिर अदम एतमाद है इन अफसरान पर, यह सिस्टम नहीं चल रहा? नहीं, सिस्टम नहीं। एक बात तो ये क्लियर है कि जो तब्दीलियां कर रहे हैं, ये तब्दीलियां इसलिए कर रहे हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। पाकिस्तान के पंजाब के जो शहर हैं, आप उनकी हालत देखें तो उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उनकी गलियां, सड़कें, सीवरेज और जो सर, क्या आपको लग रहा है ब्यूरोक्रेसी को इख्तियारात हैं, ब्यूरोक्रेसी के पास वो तमाम पावर्स हैं जिसकी वजह से वो चेंज कर सकें? ये जो तकर्रुर तबादलों का सिलसिला है, ये तो डे 1 से शुरू है। 3 सालों में कभी हिस्ट्री में ऐसे हुआ था कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, जो हेड ऑफ ब्यूरोक्रेट डीएनजी ग्रुप, आईजीज, इस लेवल की पोस्टिंग्स जो हैं वो फौरन चेंज हो। हमने तो ये भी देखा 1 महीने के बाद ही आईजी को भी तब्दील कर दिया गया था। उस्मान बुज़दार जो अपने मुंह से कह रहे हैं, उस पे तो हमें यकीन करना पड़ेगा ना। वो ये कह रहे हैं कि जो परफॉर्म नहीं करेगा वो तब्दील हो जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसका मतलब चीफ सेक्रेटरी परफॉर्म नहीं कर रहे, इसका कोई मतलब भी नहीं कर रहा। इसका मतलब बाकी अफसर जिनको तब्दील किया जा रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। सर, ब्यूरोक्रेट्स तो आने से रहे, जो मौजूदा लॉट है उसी में से आपको ढूंढना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप घर से ब्यूरोक्रेट उठा कर ले आएंगे। ये जो है इमरान खान के वजीर खजाना ने कहा था कि जो है वो सरकारी अफसर काम नहीं कर रहे नैब के दबाव की वजह से। फिर अब तो वो भी कम हो गया दबाव उस वाले ब्यूरोक्रेट्स के जी आ जाएं। पहले एक सेल तो बड़ा मुश्किल था। ये आप कैसे कह रहे हैं? ये आप मेरा नहीं ख्याल के आपको ये लग रहा है कि वो प्रेशर मौजूद है जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे? मेरे पास कोई कंफर्म खबर तो नहीं है, लेकिन जो बुज़दार खुद कह रहे हैं और जो जहांगीर जो शौकत तरीन जो वजीर खजाना खुद कह रहे हैं, और जो आसिफ जरदारी ने कहा था कि जो इसका निज़ाम है मतलब वो नहीं चल रहा, इसकी वजह से। लेकिन आईजी पंजाब क्यों तब्दील हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है फिर? आपको क्या लग रहा है? आईजी पंजाब इसलिए तब्दील हो रहे हैं कि पंजाब में आपको नजर नहीं आ रहा कि क्राइम और खास तौर पे औरतों के खिलाफ क्राइम इतना शर्मनाक हद तक सामने आया है, और ये अभी सामने ज्यादा आया है। तो यानी कि गारंटी नहीं है कि नए आने वाले आईजी या चीफ सेक्रेटरी भी परफॉर्म कर सकेंगे, उनकी भी तब्दीली ऐलान किया था कि हम इन्होंने ऐलान किया था कि हम पुलिस में ऐसी इस्लाहात करेंगे कि पुलिस अवाम दोस्त हो जाएगी। लेकिन अब खुद सामने आ गया कि पुलिस जो है, इन्होंने कोई इस्लाहात नहीं कर पाए, पुलिस को तब्दील नहीं कर पाए, अवाम की हालत दुरुस्त नहीं कर पाए, अवाम की चीखें वैसी निकल रही हैं, अवाम के मसाइल वैसी पैदा हो रहे हैं, अवाम को और जराइम में वैसे। ऐसा नहीं लगता कि सिस्टम तब्दील करने की जरूरत है, नाम या लोग तब्दील करने की जरूरत नहीं है? ये वही लोग हैं जिनसे काम अगर निकलवाया जाए और आप खुद सिस्टम बना दें तो ये काम और परफॉर्मेंस दे भी सकते हैं। बहरहाल जी, ये तब्दीली सरकार है और उनकी तब्दीली शायद तबादलों की हद तक, तकर्रियों की हद तक ही रह गई है, क्योंकि बाकी सिस्टम में तब्दीली तो नजर नहीं आती। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि अब इस दफा जो तबादले किए गए उससे कुछ फ्रूटफुल नताज निकल आए, क्योंकि ऐसे तो बार बार ही कहा जाता है कि अब जो आ रहा है चीफ सेक्रेटरी, अब जो आईजी आ रहा है वो बदल देगा सिस्टम को सारे को, आप देखिएगा चेंज। लेकिन चेंज ये हुआ कि 4-6 महीने बाद वो खुद ही चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जी। एक तरफ तो इस्तीफे आ रहे हैं जो आप कल से खबरें सुन ही रहे होंगे, दूसरी तरफ जो टीम अनाउंसमेंट की गई है वर्ल्ड कप T20 के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स को लिए। बहुत से नामों के आगे सवालिया निशान है, बहुत से नामों के आगे फिल इन द ब्लैंक है, और वो शायद फिल नहीं होगी कि ये नाम क्यों नहीं इस टीम में शामिल। बिल्कुल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस वक्त। ये आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं। T20 है और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ होने वाली है, तो हम इस पर बात करेंगे। फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कि वो इन तमाम फैसलों को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, टीम के हवाले से तो हम बात करते हैं कि टीम की सिलेक्शन कैसी रही, लेकिन उससे पहले ये जो हमारे हेड कोचेस, जिसमें मिसबाह उल हक हैं, वकार यूनुस हैं, जो कि बॉलिंग और वो बैटिंग देखते थे, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। एक्सपेक्टेड था, हुआ क्या है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बहुत अरसे से ये बात हो रही थी कि कोचेस चेंज किए जाएं। ये एक बात शुरू हुई कि जी वाइट बॉल के अलग कोच होने चाहिए, रेड बॉल के अलग कोच होने चाहिए। देखिए, मेरा सवाल सबसे पहले बनता है कि ये जो कोचेस अपॉइंट किए गए थे, ये भी बहुत जल्दी में किए थे और आपने कुछ सोच समझ के किए थे। अब आप 2 साल बाद या साल बाद शुरू हो जाते हैं कि जी
कोचेस चेंज किए जाएं। तो ये सब चीजें हमें पहले सोचनी चाहिए जब हम किसी को इस पोजीशन पे लगा रहे होते हैं। अच्छा, हर जगह यही होता है कि हर बार यही होता है कि हम लगाने वाले से सवाल नहीं करते कि जी आपने लगाया था, आप बताएं, ये तो चले हटा दिए गए, आपको अपने गलत डिसीजन पे क्या सजा मिल रही है या उसका क्या है, क्या कमेटी में बैठ के फिर अगला कोच भी डिसाइड करेंगे। तो ये बात नहीं होती। प्लस नजर ये मुझे ये लगता है कि या तो रमीज आ गए हैं, उन्होंने कहा भी था कि मैं सख्त डिसीजन लूंगा, तो ये सख्त डिसीजन था। इन दोनों हजरात से बात हुई होगी, या तो कहा गया होगा कि आपको वर्ल्ड कप के बाद हटा दिया जाएगा, या अगर आप टीम के साथ रहेंगे तो हम एक हेड कोच ले आएंगे। सो मेरे ख्याल से इन्होंने फिर बेहतर समझा होगा। लेकिन फवाद ये देखिए कि बड़ा ही कोई अचानक और अजीब सा डिसीजन नहीं है ये। वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, टीम हमारी पहले से ही उस तरह से तैयार नजर नहीं आती है, कभी परफॉर्म कर जाती है, कभी नहीं कर पाती है, वो किसी भी फॉर्मेट का जिक्र हो। और ऐसे में जब आप तैयारी कर रहे हो वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म करने की, आप अपने कोचेस को हटा दें, इस तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो जाए। नहीं, देखिए मेरी समझ में इसलिए आने वाला डिसीजन नहीं है कि जब आपने 2 साल तक कुछ लोगों पे ट्रस्ट किया है तो आप उन्हें वर्ल्ड कप भी दें, कि जो आने वाले वर्ल्ड कप में होंगे तो वो उनसे हम कैसे सवाल कर सकेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पहले आए, तो जब आपका वर्ल्ड कप का था तो आपको उन्हें उस वक्त तक रखना था। या तो ऐसा हो जाए कि कोई नया वाला बंदा आए और उसके आते ही आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, तो फिर वाकई वो डिसीजन। अच्छा, वन साइड ऑफ द स्टोरी ये भी है कि रमीज राजा से बनती नहीं है और कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही प्रेफर किया कि हम रिजाइन कर दें अपनी पोस्टों से। देखिए, बात मेरे बनने की नहीं है, बात ये है कि रमीज के मैं यूट्यूब चैनल पे उनके अपने जो कमेंट्स थे तो उन्हें इनकी कोचिंग, देखिए बनना आपका उस हवाले से होता है कि जी आप उस पोजीशन पे के लिए मैं आपको पसंद करता हूँ या नहीं करता। तो मेरे ख्याल से रमीज हमेशा से तनकीद करते थे कि जी इस तरह से कोचिंग नहीं होती मॉडर्न डे क्रिकेट में। सो आप आए और उन्हें डिसीजन लेना तो उन्होंने ले लिया। मेरी नजर में डिसीजन उस वक्त भी गलत था जब जल्दी में बनाया गया, तो अब भी गलत। ठीक है, अभी भी आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, टाइमिंग इज नॉट परफेक्ट। लेकिन सवाल ये ठीक है, टाइमिंग पे सवाल हो सकता है, लेकिन अगर आप बात करें मिसबाहुल हक के कोचिंग के पीरियड की, पहले वो हेड कोच थे, फिर वो सिर्फ बैटिंग कोच रहे, पहले वो चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, आप उनके इस तमाम पीरियड को कैसा देखते हैं, चीफ सेलेक्टर से लेकर कोच, और फिर अब इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया है, और स्पेसिफिकली अगर आप सिर्फ मिसबाह की बात करें, वकार को भी जरा बताइएगा उन्होंने भी कैसे परफॉर्म किया। देखिए, आपने मेरे सवाल का काफी हद तक जवाब दे दिया। एक तरफ आपका ट्रस्ट लेवल ये था कि चीफ सेलेक्टर भी वही थे, हेड कोच भी वही थे, फिर उसके बाद चीफ सेलेक्टर से भी हट गए, फिर हेड कोच रहे, इसी तरह वकार यूनुस आ गए, हेड कोच पहले रहे और इस बार बॉलिंग कोच रहे। सो मैं तो सिर्फ ये पता करना चाहता हूँ कि वो जहन क्या था कि जिसके बेसिस पे आपने इतना सब कुछ दे दिया था और फिर साल बाद आपने उन्हें सपोर्ट खत्म कर दी। भैया, आपका अगर ट्रस्ट था तो फिर आप कहते ये करके दिखाएंगे, या फिर उन साहब से भी सवाल होना चाहिए कि जिन्होंने इतनी जल्दी इन्हें यहाँ इस पोजीशन पे लगाया था, बिकॉज रातों रात डिसीजन हुआ था। उस कमेटी में वो बैठे हुए थे जिसमें मिकी को हटाया गया था और अगली रात पता चला कि जी अगले दिन यही उम्मीदवार है और यही सिलेक्ट हो। तो उन लोगों से सवाल बनता है ना। मेरी तो इसीलिए मेरा सवाल बनता है कि भाई आप जब भी आगे काम करना जा रहे हैं, पहले ये तो सोचे कि किसको लगाना क्या है, आगे कौन है, आगे किसको लगाना है, ताकि प्लान तो समझ में आए। आपने वो हटा दिया, फिर बैठा दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जी बिल्कुल, अब आपने पार्ट टाइम कोचेस लगा दिए हैं 2 सीरीज वर्ल्ड कप से फौरन पहले। अच्छा, ये कोच भी लगाए हैं अगर सकलैन या रज़ाक को भी, तो इन्हें भी बता दिया जाए कि वर्ल्ड कप तक आप रहेंगे। अब ये न्यूजीलैंड की सीरीज करेंगे, इंग्लैंड की करेंगे, क्या वर्ल्ड कप में नया हेड कोच आएगा, फिर आप जल्दी में फैसला करेंगे। फिर अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कोचेस की, ये तो चले कहीं ना कहीं नए कोच आ जाएंगे और वो उनकी परफॉर्मेंस नजर आ जाएगी कि हम परफॉर्म करते हैं नहीं। ये जो कल एक और मजाक किया गया है, जो टीम अनाउंस की गई है, मतलब किसी मजाक से कम नहीं है। आई एम सॉरी बट मेरे समेत बहुत से लोग शदीद डिसअपॉइंट हुए हैं, जो नाम ऐड हुए उन पर भी और जो नहीं ऐड हुए उन पर भी। मतलब शोएब मलिक इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, सीनियर प्लेयर, आपने उनका नाम ऐड नहीं किया, शर्जील खान को ऐड नहीं किया, फखर जमान को ऐड नहीं किया, आपने मोहम्मद आसिफ को ऐड कर दिया, जो क्लियरली लग रहा है कि कहीं से कोई पर्ची आई है और आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए, मुझे जितना पता था 2 दिन पहले और 1 हफ्ता पहले तक की जो टीम थी जी, तो मोहम्मद वसीम की टीम ये नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, जो टीम रमीज राजा जब से आए हैं तो वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और ये काफी हद तक उनकी टीम है। तो फिर नजर गिर गया शोएब मलिक पर, जो ट्वीट्स चल रहे थे, लोग तनकीद कर रहे थे, फिर वो नजर आ गया। देखिए, टीम उनकी है और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो लोग आना बंद हो गए हैं जो एक जमाने में हम सुनते थे कि स्टैंड ले लेते थे और कहते थे कि जी ये मैं टीम अनाउंस नहीं करूंगा बिकॉज ये मेरी टीम नहीं है।
सो वो लोग अब आना बंद हो गए। अब कम किसी शोबे में लोग नजर आते हैं कि जो स्टैंड ले, जो उसूली करेंगे, फैसला करेंगे, नहीं जी मैंने ये टीम बनाई थी, कर जाते हैं। तो जिस तरह वो जस्टिफाई कर रहे थे सिलेक्शन को, नजर आ रहा था कि उनकी टीम नहीं है, लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है, स्टैंड लेना पड़ता है, और जब तक इस किस्म के लोग नहीं आते तो फायदा नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा है। अब ये बताइएगा फवाद, चूंकि सरफराज के हवाले से बात हो रही है कि उनको भी बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया है, रिजर्व प्लेयर्स में रखा गया, आजम खान के हवाले से बहुत क्वेश्चंस हैं, मोइन खान साहब के बेटे हैं कि उनको किस मेरिट पर रखा गया है। ये जो मेरिट और कहा जाता है कि मेरिट पर टीम सेलेक्ट नहीं हुई है, ये क्यों आखिर मसला क्रिएट हो रहा है? क्या नाम आप देख लें, बड़े सवाल क्वेश्चन लग रहे हैं। अब ये तमाम जो इश्यूज हैं आप इसको कैसे देखते हैं, किस तरह से टीम सिलेक्शन की प्रॉब्लम है? जो बात होती है ना, अनफॉर्चुनेटली हम मेरिट पे फिर सबको जांचना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई किसी भी चाहे वो इंजमाम का भतीजा हो या मुइन का बेटा हो, उनको हम पहले सवालिया निशान बनाते हैं। अच्छा, या तो अगर हमें यकीन हो कि जी 14 प्लेयर्स जो हैं वो बड़े मेरिट पे और बड़ा स्टैट्स निकाल के रखे गए हैं, तो हम बात करें। अगर आप देखें कि आपने मुझे फ़हीम अशरफ, उसके बाद फ़हीम अशरफ बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, आपका एक ऑलराउंडर है जो जाके एक्सपीरियंस ऑलराउंडर हुआ है। आपने शर्जील खान और फखर जमान से तगड़ा तो T20 में ओपनर है ही नहीं आपके पूरे मुल्क में, आप उनकी जगह नहीं बन रही, तो हम मिडिल ऑर्डर में तो आजम खान की परफॉर्मेंस ठीक लगी आपको अब तक जो उन्होंने की है? देखिए मैं आजम की परफॉर्मेंस को ठीक और गलत की बात नहीं करूंगा। जो आपके यहाँ क्राइटेरिया है, अब वो CPL हो रहा था, जिस तरह से वो खेल रहे थे ले लिया गया। बाकी जिन हजरात को लिया है, चाहे आसिफ अली, उनकी भी यही रीजन था लेने का कि वो लीग क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे थे। सोहेब का भी यही हुआ, वो गए लेकिन नहीं परफॉर्म किया, ले लिया। तो अगर आप देखें तो जितने बाकी लिए वो उसी क्राइटेरिया पे लिए ना कि जो लीग क्रिकेट में जाके अगर CPL पर देखा जा रहा था, तो लीग क्रिकेट में शोएब मलिक का रेट भी आप देख लें 130.7 बुरा नहीं था, और अच्छी खासी वो एक्सपीरियंस भी रखते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर ओपनर का मसला हमारा शुरू से रहा है, और ये बात आप समझते हैं कि हम ओपनर चल गए तो मैच जीत गए, नहीं चले तो फिर बुरी तरह हार गए। आपने ओपनर्स में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम पर सिर्फ ट्रस्ट किया, उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर क्या है, उसके बाद कौन सपोर्ट करेगा? किस पर रिलाय करेंगे? मैं शुरू से बात नहीं कर रहा था, तो शोएब मलिक मुझे लगता है कि उनको नहीं लेना था तो नहीं लेना था, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि जहां वर्ल्ड कप था वहां। तो फिर परफॉर्मेंस के ऊपर तो डिसीजन नहीं हुआ, माजरत मैं कह रहा हूं परफॉर्मेंस पे डिसीजन नहीं हो रहे। आप ओपनर्स का देख लेना, ओपनर्स आपको दुबई UAE में आपको ऊपर से 6 ओवर में 60-70 रन चाहिए। बाबर, रिजवान नो डाउट बहुत ग्रेट क्रिकेटर्स हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बट ये अच्छी टीमों के आगे डिपेंड करना भी मतलब वो ना चले तो फिर क्या? एग्जैक्टली, सिर्फ उन पे डिपेंड करना, और उसके बाद अगर वो नहीं चले तो फिर मैं समझता हूँ कि आपका मिडिल ऑर्डर अगर स्ट्रगल कर रहा था तो आपके इस वक्त को अच्छी फॉर्म में थे बैट्समैन, उनको नीचे खिला के उनसे पा लिए जाते थे, तो ये गलती हुई है। और बाबर के लिए मैं एक और जगह भी बात कर रहा था कि मुझे लग रहा है कहीं वो सचिन तेंदुलकर जैसे कप्तान ना बन जाए। ग्रेट बैट्समैन रन कर रहे हैं, टीम नहीं जीत रही, तो ये उन्हें कामयाब कप्तान बनना पड़ेगा। तो फवाद, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फिर हमें ये बड़ा लॉस होगा? हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर पहले से ही इतने सवालिया निशान लग गए टीम सिलेक्शन पे, उसके बाद मतलब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी सेंचुरी, निस सेंचुरी पिछले 3 साल से नहीं है, लेकिन वो टीम का हिस्सा है, और अगर वो परफॉर्म ना कर सके तो फिर हमें ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना, पहले से माइंड बना लें हम। अच्छा देखिए, मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये जो टीम है, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, अगर ये सेमीफाइनल में पहुंच गई तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी। अच्छा, आपको ये लग रहा है, ठीक है। लेकिन फवाद, चूंकि आप बैटिंग की तो बात कर रहे हैं, और बैटिंग के हवाले से तो हमने बात कर ली कि रिलाय किस पे किया जा रहा है। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है पाकिस्तान की टीम। उनसे टेस्ट भी खिलवा रहे हैं, वनडे भी खिला रहे हैं, T20 भी खिलवा रहे हैं, और वो ऐसे लग रहा है कि ओवर बर्डन होते जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान में बॉलिंग के हवाले से भी ऑप्शन थोड़े कम होते जा रहे हैं? देखिए, फास्ट बॉलर्स तो हमारे पास ऐसे हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं, जो T20 के एक्सपर्ट हैं। हम बगैर स्पिनर के जा रहे हैं, ये मेरी बात समझ नहीं आई। हम रिलाय कर रहे हैं ऑलराउंडर्स पे कि जो जिन्हें अभी हमने वेस्ट इंडीज में भी देखे कि उस तरह से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। UAE जैसी जगह पे अगर आपके 2 स्पिनर्स ना हो, या कम से कम एक पक्का स्पिनर ना हो, आप कैसे बाहर की टीमों को पकड़ेंगे? खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया जो स्पिनर स्ट्रगल करती है, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, तो आप तो पार्ट टाइम ही कहूंगा, आधे बैट्समैन आधे बॉलर्स इनके साथ जा रहे हैं। सो मुझे ये बहुत बड़ा एक ओपनर्स का आपका, और उसके बाद स्पिनर्स आपके साथ नहीं है, सिर्फ एक फास्ट बॉलर्स हैं जिन पे आप डिपेंड कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर पे आपका एक्सपीरियंस नहीं है, हफीज थोड़े से हैं बट वो भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो इस टीम
को जब ये देखा जाए तो अब मैं कैसे कह दूं कि जी वर्ल्ड कप जीतेंगे। ख्वाहिश मेरी भी है कि मेरा मुल्क वर्ल्ड कप जीते, पाकिस्तान में कप आए, लेकिन ख्वाहिश और जो हकीकत है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। बिल्कुल सही। तो क्या फिर आप समझते हैं कि जाते जाते ये बताइएगा कि अगर हम परफॉर्म ना कर सके, खुदा ना खास्ता मैं बोल रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल मेरा टूटेगा अगर हम वर्ल्ड कप में परफॉर्म ना कर सके, तो फिर क्या इसका मलबा जो है रमीज़ राजा पर जाएगा? क्योंकि आपने भी कहा और बहुत से एनालिस्ट ये लिख भी रहे हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि ये टीम अनाउंस नहीं की गई, ये टीम पकड़ाई गई है और सिर्फ बता दी गई है, ये बनाई नहीं गई है। देखिए मलबा इसलिए नहीं जा सकता, फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि जी आया है, महीना हुआ है, एक चांस लिया है, एक चेंज के लिए, और चेंज का कम से कम So nobody would be there to take responsibility for the fall. तो कुछ नहीं होना। उसकी वजह ये कि अगर आप वैसे भी उसूली देख लें तो हर बात सही है कि आप आए हैं एक टूर्नामेंट, आपने पहले आपने किया है, आप कैसे तनकीद करेंगे? आप कम से कम 6-8 महीना तो हर बंदे को देते हैं। बेसिकली आपको लग रहा है फवाद कि ये 2021 का जो वर्ल्ड कप है वो ऐसे ही लग रहा है कि उसका कोई वारिस होने वाला नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो स्टेटस है, ना हेड कोचेस और ना ही पीसीबी के चेयरमैन, ना ही तमाम बोर्ड, क्योंकि सभी कहेंगे कि हम तो अभी आए थे और हम तो अभी चले गए थे। तो एनीवेज हम उम्मीद करते हैं कि आगे 22 और 23, क्योंकि रूटीन में वर्ल्ड कप 3 साल तवातर में आने वाले हैं, उनमें कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि 22 और 23 में जो वर्ल्ड कप होगा तो उसमें वनडे का भी वर्ल्ड कप है 23 में, तो ये जो पॉलिसीज है कि आप एक जा रहा है और एक जा रहा है और एक आ रहा है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। लेकिन कितनी अजीब बात है कि आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते जो अनफेयर डिसीजंस लिए गए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स और परफॉर्मेंसेस को साइड पर रखकर लिए गए हैं, आप उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। ना किसी के ऊपर मलबा आएगा, ना ही कोई जिम्मेदारी लेगा उस फॉल की, बट लेट्स सी, अल्लाह ताला ही है जो हमारी दुआओं को कबूल कर लें, जो क्रिकेट शायकीन है, कि ये टीम ही अच्छा परफॉर्म कर जाए और हम कुछ बेहतर पोजीशन में रहें। लेट्स सी, एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। पंजाब सिंध वालों को, स्पेशली लाहौर वाले, कराची वालों को अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में जेलस कराते नजर आते हैं कि लाहौर में बड़ी बारिशें होती हैं और मौसम जो है वो बेहतर रहता है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कराची वालों के पास ये मौका है, जो 2-3 दिन से मुसलसल वहाँ पर मौसम है और बारिश हो रही है, अभी फिर से बारिश शुरू। बिल्कुल, और जो कि बहुत से शहरों में बारिश हो रही है, लेकिन कराची इस वक्त नंबर इसलिए ले गया कि बारिश हो रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम इस वक्त अभी तक नजर नहीं आई है, जो कि आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं अक्सर बारिश के। लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है? माशाल्लाह जी, वाकई कि इस वक्त सिचुएशन है क्या? रबिया खान हमारे साथ है, उनसे हम जान लेते हैं। रबिया बताइएगा, कराची में इस वक्त बारिश हो रही है, कहीं पर बूंदाबांदी है, कहीं पर तेज भी है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, कैसा है मौसम इस वक्त? आज बिल्कुल कराची के अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हो गया है। ठंडी ठंडी हवा का सिलसिला जारी है, गहरे बादल जो है उनका डेरा है शहर पे और मौसम खासा खुशगवार है। दर्जा हरारत में भी अचानक कमी आई है और इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात का यही कहना है कि अभी मज़ीद बारिश होना बाकी है। कराची वाले जो है वो बिल्कुल मायूस ना हो, 11 सितंबर तक बारिशों का सिलसिला इसी तरीके से वक्फे से जारी रहेगा। कहीं जो है वो तेज़ बारिश होगी और कहीं हल्की बारिश के इम्कानात है। अभी कुछ देर कबल होने वाली अगर बारिश की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें गुलशन हदीद, स्टील टाउन और मोटरवे 9 की अगर बात की जाए तो वहाँ पे तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अगर सदर, डिफेंस, अलासिफ और गुलशन इकबाल, सोराब गोट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बूंदाबांदी और हल्की बारिश जो है वो रिकॉर्ड हुई है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज वक्फे से इसी तरीके से बारिश का सिलसिला। मौसम तो आपके पीछे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तो क्या ही अच्छा हो कि बारिश आप रख लें, ठंडी हवाएं जरा पंजाब और लाहौर में भेज दें, क्योंकि यहाँ पे हब स्पॉट ज्यादा है। आज बिल्कुल लाहौरी यही शिकायत करते हैं कि वहाँ पे हब्स जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। कराची वाले इस हवाले से जो है वो खासे खुश नसीब हैं कि यहाँ पे अगर दिन में गर्मी हो भी, दर्जा हरारत चाहे पारा 40 तक जाए, लेकिन रात में जो है वो ठंडी हवाएं, समंदरी हवाएं चलना शुरू हो जाती है और उसके बाद मौसम खुशगवार हो जाता है। लाहौर वालों के पास समंदर नहीं है तो वो समंदर यहाँ से ले जाना पड़ेगा ताकि वहाँ भी समंदर की ठंडी ठंडी हवाओं का आगाज़ हो, तो लाहौरी जो है वो खुश हो सकते हैं। फिलहाल जो है वो ये नेमत कराची वालों के पास ही मौजूद है। जी, यानी कि आपने भी फ्लॉन्ट कर दिया, जाते जाते आपने भी हमें सुना दिया कि लाहौर वालों हब्स बर्दाश्त करो, कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं। थैंक यू रबिया आपका। और आपने बताया मौसम के हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर अरेंजमेंट जो है बड़ी अच्छी रहेंगी। जी, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 दिन बारिश होती रही है और भी आगे एक्सपेक्टेड है। इतने टेंशन, हालात बेहतर हो जाएंगे, इतनी टेंशन आप ना लें। कल मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगी, इतनी धूप थी, इतना हब्स था, सांस नहीं लिया जा रहा था। बिल्कुल, आइंदा आने वाले दिन में एक्सपेक्टेड है कि मौसम अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। और इसके साथ साथ ही
अच्छे दिन भी आ जाते हैं, अक्सर ऐसा होता भी है बहुत से लोगों के लिए, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप मेहनत करते रहें। तो परसिवरेंस कमांड सक्सेस, यही ज़िंदगी का असूल होना चाहिए और ऐसे ही एक असूल बनाया था। यासिर मुश्ताक एक ऐसे नौजवान है जिसने मजदूरी भी की, 7 साल की उम्र से लेकर टी स्टॉल में काम किया और बहुत सी मुश्किलात देखी अपने हम्बल बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में उसने स्पोर्ट्स फील्ड में स्कॉलरशिप हासिल की और अब एक बेहतरीन जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल, डिग्री हासिल की और ये तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि एक तरफ वो काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ डिग्री हाथ में पकड़ गया और काम भी किया, अपनी उसमें प्राउड फील कर रहे हैं, अपनी ज़मीनों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो उनसे हम जानेंगे जी कितना मुश्किल था ये सफ़र और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम कर रहे हैं उस डिग्री के साथ साथ बड़ा नाम भी कमा रहे हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू थैंक 24 न्यूज़, उन्होंने वो पोस्ट देखी और मुझे बुलाया, बहुत इंकरेजमेंट मिली है और बड़े लोग आपकी तारीफें कर रहे थे। वो ऐसा है कि बस आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली और हम बहुत गरीब पार्ट में ही, और मुझे याद है कि जब मैं 7 साल का था तो मैं चाय के होटल पे काम करता था और जूता लेने के पैसे नहीं होते थे, और जब मैं चाय पकड़ाने शॉप्स पे जाया करता था तो गर्मी में मैं पहले पंजे पे चला करता था और जब पंजा गर्म होता तो एड़ी पे, और जब दोनों तो फिर मैं पूरा पाँव लगा के इस तरह मैं काम करता रहा हूँ। और फिर ये है कि जब मैं मिडिल क्लास में चला गया, 8th क्लास में चला गया, तो फिर स्कूल से आके मैं गल्ला मंडी जाया करता था। तो रात को हम कपास के ट्रक वगैरह वो लोड करते थे, गंदम के। और जी तस्वीरें वो मैंने फिर पोस्ट की अभी कि ऐसे लोग जो स्ट्रगल करते हैं या जो गरीब फैमिली से हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं या पेरेंट्स जो पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो हर चीज़ मुमकिन हो सकती है जब आपके अंदर विल है। अच्छा, आपका फेथ जो है वो अल्लाह पे। आप स्ट्रांग हैं और आप में हिम्मत है, लेकिन ये हिम्मत किसकी थी? ये आपकी अपनी थी? पढ़ने का शौक था? इंस्पायर किस चीज़ ने किया? या फैमिली कहती थी कि अगर काम करना है तो साथ साथ पढ़ना भी है? ये एक्चुअली फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप काम करें, लेकिन आई वांटेड टू डू समथिंग कि मैं साथ साथ पढूं और साथ साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करूं। जब मैं FA करके लाहौर आने लगा तो बहुत सारे रिलेटिव्स ने और सारे जो हमारे हमसाए होते हैं या मोहल्लेदार, वो कहते हमारे पेरेंट्स को किसको ना भेजें, आप कैसे अफोर्ड करेंगे? तो मैंने कहा मुझे जाने दें, इंशाल्लाह अल्लाह रिश्ता निकाल देगा, मैं वहाँ जाके काम करूँगा, फैक्ट्री में रात को जो भी है मैं अब तक करता आया हूँ। FA तक चाय के होटल में काम किया, मैंने लोगों की फसलों में काम किया, मेहनत बड़ी की है, उसमें कोई शक नहीं है। आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट किया, आपके अंदर वो जोश भी था, बलबला भी था, आपने कोशिश भी की, लेकिन साथ पढ़ाई में काम करना और फिर स्कॉलरशिप लेकर डिग्री मुकम्मल करना, ये भी बड़ी अचीवमेंट है कि आपने काम भी करना है साथ स्कॉलरशिप लेनी। 100% ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, इसे कैसे मैनेज किया? एक्चुअली जब मैं लाहौर आया, ये बड़ी मज़े की बात है, तो मैंने फर्स्ट टाइम जो ट्रायल थी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, सारी यूनिवर्सिटी लाहौर की स्कॉलरशिप की, तो मैं रिजेक्ट हो गया। अच्छा। मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली और स्कॉलरशिप के बगैर तो मैं पढ़ ही नहीं सकता था। फिर एक यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो स्कॉलरशिप कर रही थी इंटरटेन, बिल्कुल, उनका पहला साल था लकीली, तो उन्होंने मुझे रख लिया। लेकिन मेरी नजरें थी कि मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी में ही जाना। तो यहाँ पर फिर कैसे हुआ? ऐसा हुआ कि साल बाद वो यूनिवर्सिटी बैन हो गई। अच्छा। अल्लाह की तरफ से HEC ने बैन कर दी और इनके ट्रायल्स दोबारा से हो रहे थे PU के। आपने दोबारा लगा? और मैं 1 साल खुद को प्रिपेयर कर चुका था, है ना? तो मैंने फिर ट्रायल दी और फिर सिलेक्शन हो गई मेरी, और फिर मैं इधर मैं जॉब भी करता रहा हूँ। जबरदस्त जी। आप जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं होता और हार्डवर्क हमेशा पे ऑफ करता है। बिल्कुल, और आप ऐसे ही है। मेरे जो दोस्त हैं जिनसे मेरी ज़्यादा बात होती है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनको यही कहता हूँ कि हम सब ये कहते हैं आम जिंदगी में कि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी ज़ात है जो गफूर रहीम है, बहुत करीम है, उन फयकून की कुदरत रखने वाली है। तो ये है कि मुश्किलात जितनी भी आए, ठीक है, हालात जैसे भी हों, आपके जो ड्रीम्स हैं आप उनको अचीव करना चाहिए।